हमारा जमीन को भी बचाना है, हमारा फसल को भी बचाना है। वैसे कीटनाशक तो सभी लोग डाल रहे हैं, है ना, लेकिन मौसम का या अजैविक तनाव, जैसे साहब ने अजैविक तनाव का जिक्र किए, तो अजैविक तनाव के कारण विश्व भर में एक रिसर्च के देखा गया है कि 70% तक 70% तक उत्पादन घटता है। किसके कारण? अजैविक तनाव का कारण। मौसम खराब होना या कभी रिएक्शंस हो जाना, ज़्यादा बारिश होना, कम बारिश होना, या ठंडी ज़्यादा होना, ठीक है, या अभी अजैविक तनाव हम खुद भी कभी कभी देते हैं। जैसे कि हम एक रोपा लगा रहे हैं, नर्सरी लगा रहे हैं, एक जगह से लेके हम दूसरे जगह पे लगा रहे हैं, तो फसल के लिए तो तनाव आ गया ना, ठीक है। तो उसके वो सभी लॉस नहीं होना चाहिए, इसके कारण हमारा वेल एग्रो कंपनी काम कर रहा है। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप सभी और एक बार हमारे समाज मंडी साहब के लिए जोरदार तालियां, क्या अच्छा सजेशन दिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे गिरे पूजे साहब को, डॉक्टर गिरे पूजे साहब, जो कि हमारा क्रॉप मैनेजर है, हैदराबाद में बसते हैं, तो डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में और कैसे आपने फसल में कैसे उपयोग करने से क्या अंतर पड़ता है, वो सभी डिटेल में बात करेंगे। सर प्लीज। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम और साथ साथ धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने खेत का काम छोड़ के यहाँ कुछ सीखने आए हैं। ना पूरा सीखो, लेकिन आज से अगर शुरुआत करेंगे तो दिन भर में हर दिन एक एक चीज़ सीखते रहेंगे तो हमारी किसानी के लिए बेहतर होगा, फसल के लिए बेहतर होगा, उपज बढ़ेगी। आपके एरिया के अब ये तीनों क्रॉप बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्च हो या बैंगन। ज़्यादा प्रोडक्शन यही एरिया में होता है ना। मिर्च का जो उत्पादन होता है भारत में, उसमें से तकरीबन 33% जो है वो एक्सपोर्ट होता है। यानी इतना इम्पोर्टेंट है, इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं, लेकिन बाहर भी जो है इसको डिमांड है। एक तो प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि मिर्ची का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता, और वही अगर आप रेड मिर्च या पाउडर के लिए बनाते हैं तो उसका प्राइस घटता ही नहीं, हर साल बढ़ते रहता है। हरी मिर्च का कम ज़्यादा होता है मार्केट की डिमांड पे, बट लाल मिर्च का तो एश्योर्ड रहता है। जितना प्रॉफिटेबल है ये, उतना ही रिस्की है। अगर आप टमाटर और ब्रिंजल से कंपेयर करोगे मिर्च से, तो सबसे ज़्यादा कीड़ या डिसीजेज मिर्च पर आते हैं, और आपको खर्चा भी उसमें ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा है कि आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है। आपका जब पहला तुड़ाई शुरू हो जाता है तो आखिरी तुड़ाई तक ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने का ही पीरियड रहता है, और उसमें अगर कुछ हो गया तो फिर पूरा पाक गया। ये देखिए, ये इंडिया का ग्राफ है। यहाँ पर जो है हमारा छत्तीसगढ़ लास्ट नंबर पे आ रहा है। क्या हो गया? प्रोडक्शन और जो इंडिया का शेयर है खाली 3.8 छत्तीसगढ़ का शेयर है, जो कि सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन या सबसे ज़्यादा एरिया अगर आप देखोगे इंडिया के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में आता है 2 नंबर पे, अगर एरिया वाइज देखोगे तो आप। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एरिया 2 नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में हम सबसे नीचे आ रहे हैं, है ना। यानी बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। या तो हम न्यूट्रिशन सही नहीं दे रहे, या तो यहाँ की जमीन उसके लायक नहीं है, या हम ध्यान ही नहीं दे रहे। बस लगाना है, पिछले साल लगाया था
टमाटर इस साल भी टमाटर लगाऊंगा, अगले साल भी टमाटर भी लगाऊंगा। 10 एकड़ मेरे पास है तो 10 एकड़ पूरा टमाटर लगाऊंगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर 10 एकड़ के 3 टुकड़े करके अगर 3 क्रॉप या 4 क्रॉप अगर लगाए, एक आधा क्रॉप चला भी गया तो बाकी 2 क्रॉप एश्योर्ड रहेंगे, और फिर क्या हो जाता है, हम कर्जे में डूब जाते हैं। ये तो पूरे वेजिटेबल्स का है। अब देखिए यहाँ पर टमाटर का एरिया जो है 63,000 हेक्टर है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितना है, 17 मेट्रिक टन पर हेक्टर। वहीं पर अगर आप देखोगे बाकी के स्टेट्स, यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश, जमीन कितनी कम है, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी छत्तीसगढ़ से 3 गुना ज़्यादा है। एक ही पीक है, कोई दूसरा नहीं है। जो फर्टिलाइजर उनको मिलते हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। फर्क क्या आता है? ये बहुत ही गहरे सोचने की बात है कि हम पीछे क्यों है। आंध्र प्रदेश को देखो, जमीन कम है, प्रोडक्शन डबल है। अगर मैं ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च की बात करूं, एरिया देखिए, एरिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है। 15-16 में था 36,000 हेक्टर, वही 16-17 में हो गया आपका 28, और अभी 28 पे कांस्टेंट है। ये डाटा थोड़ा पुराना है, बट इसमें से ये देख सकते हैं कि एरिया भी घट रहा है, और एरिया घटने के साथ साथ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट रहा है। लाल मिर्च बहुत कम एरिया है अगर बाकी स्टेट्स से कंपेयर करेंगे तो, और प्रोडक्शन भी उतना ही कम है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी हमने सोचा है? बैंगन देखिए, यहाँ एरिया थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर प्रोडक्शन अगर देखेंगे बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो हम इंडिया के कंपैरिजन में बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। एरिया हमारे पास ज़्यादा है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़मीन का या जो साधन है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और क्या इसके रीज़न क्या है? फसाद की जड़ कहाँ लटक गई? कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जमीन खराब हो रहा है। जमीन खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? कौन कर रहा है? जानकारी की कमी के कारण, बराबर। और यूरिया, डीएपी, नाइट्रोजन, ये पिक्चर में क्या दर्शाता है? बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, फ्रेम करके घर में लगा देंगे। फल भी है, जड़ें भी मजबूत है, मिट्टी भी है, हरा भरा पेड़ है। क्या मैसेज है ये पिक्चर में? अगर कोई ये पिक्चर का मैसेज बता देगा उसको प्राइज मिलेगा। और कोई? मिट्टी कमजोर है। मिट्टी कमजोर है। तो पौधे से ज्यादा एरिया में जड़ है। जड़ ज्यादा होने के कारण विस्तार क्या है, उसी के कारण पौधा का जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा विस्तार किया है, और उसी के कारण से फ्रूट में मतलब ज़्यादा आया है। मतलब पौधा का जड़ ग्रोथ किया है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब फल मिला है। बहुत बढ़िया, ये उसका सही आंसर है।
हमारा जो पौधा है उसकी जड़ें ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आज दिक्कत जो ये है, जड़ें फैलती नहीं। मिट्टी तो ऐसी दिख रही है, मिट्टी हमारी सफ़ेद होगी, काला रंग नहीं भाता, भूरा चाहिए, है ना। पाउडर लगा के उसको सफ़ेद कर दिए, कहाँ से प्रोडक्शन होगा? अगर पौधे की जड़ें मजबूत है, जड़ें मजबूत होने के साथ साथ अगर आपका मिट्टी सही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, खर्चा कम हो जाएगा। अभी जो भाई साहब ने बताया कि हम लोग ज़्यादा यूरिया DAP यूज़ कर रहे हैं, आप लोग जो हर 100 किलो अगर यूरिया या DAP यूज़ कर रहे होंगे, उसमें से पौधे को कितना लागू होता है? कितना होता है? कोई बताए? हम तो डालते जा रहे हैं। पिछले साल अगर 1 बोरी डाला होगा, इस बार 1.5 जाता है, अगले साल 2 जाएगा, बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ गया है क्या? हाँ, उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हमारा खाद बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, और फिर हम बोलते हैं किसानी पूरा की नहीं, मुनाफा कुछ नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? आप जो क्षेत्रीय खाद देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो देते हैं रासायनिक, 100 किलो अगर दे रहे हैं आप, तो 100 में से ज़्यादा 25 से 30 किलो जो है पौधे को उपयोगी है। बचा हुआ आपका जो 70 से 75 किलो जो है वो फिलर मटेरियल रहता है और वो ज़मीन में फिक्स हो जाता है। वो ना तो ज़मीन को उपयोगी है, ना ही पौधे को। और यही एक रीज़न है। इसके साथ साथ जो भी हम कीटनाशक यूज़ करते हैं, इसके कारण जो है pH बढ़ रहा है ज़मीन का। ज़मीन में पानी रुकता नहीं है, कॉम्पैक्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद भी पानी की किल्लत रहती है। ये खाली आपका जो यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स, जिसमें कि कोई कैलकुलेशन नहीं है, कितना देना चाहिए, कितना दे रहा हूँ। हर एक पौधे का, हर एक पीक का एक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है, उसको अन्नद्रव्य कितना लगेगा। और यूनिवर्सिटी ने वो फिक्स करके दिया है NPK कितना चाहिए, लेकिन हम वो कभी नहीं देखते। 19 कितना लेना है वो हम देखते नहीं। हमारा तो ये रहता है ना कि पिछले साल अगर 100 क्रेट निकला होगा टोमेटो, इस साल कम से कम 110 या 120 क्रेट निकलना चाहिए। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल देते हैं। लेकिन क्या वो पौधे की ताकत है? क्या जमीन इतनी अच्छी है कि वो अवेलेबल रहेगा? हम इसका सोचते ही नहीं। केचुआ देखो अभी मिलता है क्या? किसके जमीन में केचुआ मिलता है अभी? 1 और 2 बस। पहले कितना मिलता था? 10-15 साल पहले लगभग सभी के खेत में बहुत ज़्यादा रहता था, और इसको किसान का साथी बोलते हैं। हमने साथी को ही मार दिया, दुश्मन को पास लेके आए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या ये मैंने इन्वेंट नहीं किया, ये हम सबको पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। दिक्कत खाली एक है, समझ के उसको उपयोग में लाने की। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आज हर किसी के पास मोबाइल है, गूगल पे, इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारा टाइम जाता है व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं दिखता। क्या हम देखते हैं कि मैं कौन सा खाद लगा रहा हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई देखता है? कौन सा नया हाइब्रिड आया है मार्केट में, जो हमारे बाजार में है वही हम लेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टेट में या दूसरा जिला में अगर कुछ होगा अच्छा, वहाँ से नहीं लाएंगे। तो ये सब समस्या है। अगर इस पे काम किया जाए तो आपका 50% जो परेशानी है वो कम हो जाएगा। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, खर्चा कम हो जाएगा। गोबर खाद कितना लोग देते हैं? अच्छा, बाकी कौन भैंस पालेगा, कौन गोबर उठाएगा, ये उसका भी नतीजा है।
पहले लगभग सभी लोग गोबर खाद पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे और उसके कारण हमारा मिट्टी का क्वालिटी अच्छा था, ऑर्गेनिक कार्बन बना हुआ रहता था। आज नहीं है, तो वही हो रहा है, जो रेडीमेड चाहिए तो रेडीमेड ही काम होगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे प्रोडक्ट कोई भी यूज़ करो, किसी भी कंपनी का यूज़ करो, लेकिन जब तक कि ये मूलभूत चीज़ें अगर आप नहीं समझोगे तो मुश्किल है। थोड़ा सा बात करते हैं कि आप जब लगाते हो क्रॉप तो क्या क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहला तो आपका दिक्कत है अबायोटिक स्ट्रेस या अजैविक तनाव, जो कि वातावरण के कारण होता है। कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, हमको पता नहीं रहता और हवामान विभाग भी उसका सटीक जानकारी नहीं दे पाता। कभी बिन बोले बारिश हो जाती है, जब बता जाता है टीवी पे कि आज बारिश नहीं होगा, उस दिन बारिश हो जाएगा। ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में एक है कि इसके लिए जैसा हम बच्चों को वैक्सीन लगाते थे पैदा होने के बाद ही, उस तरह का वैक्सीनेशन हम पौधों का कर सकते हैं। वाला करो उसके साथ, उसके लिए आपके साथ है। दूसरा है आपका, जब टीपी करते हो उस वक्त जो स्ट्रेस आता है, क्योंकि उसमें आप नर्सरी से उखाड़ के या ग्राफ्टिंग वाले पौधे लाते हो जो कप में आते हैं, उसको निकाल के कप से उसको मेन फील्ड में लगाया जाता है जहाँ की नमी नहीं रहती है ना, पूरा ड्राई रहता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, उस दिन अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर शॉक आएगा, रूट को डैमेज हो जाएगा। वो दूसरी समस्या। तीसरी समस्या ये हो जाती है, अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, समतोल नहीं है, तो कहीं देखोगे हरापन बढ़ाने के लिए बहुत यूरिया दिया जा रहा है और उस कारण फिर आपका फ्लावरिंग लेट हो रहा है। या कुछ लोग तो ऐसे करते हैं ना कि फ्लावरिंग अर्ली चाहिए, एमओपी डाल दो, यूरिया बंद कर दो, फ्लावरिंग अर्ली आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन प्रोडक्शन जल्दी नहीं आएगा, प्रोडक्शन उल्टा कम हो जाएगा। क्योंकि हर एक पौधे का एक समय होता है, कार्यकाल होता है। उतना दिन वो वेजिटेटिव स्टेज के लिए लेगा, वृद्धि के लिए, उतना दिन वो फ्लावरिंग के लिए लेगा, उतना दिन वो आपका फ्रूट डेवलपमेंट के लिए लेगा, परिपक्वता के लिए। अगर इसमें हम थोड़ा फेरफार करते हैं तो पक्का है अपना यील्ड डाउन हो जाएगा। फिर जो है आपकी फ्लावरिंग की समस्या है। वातावरण के कारण अगर बादल छाए हैं तो फ्लावर ड्रॉप होता है, न्यूट्रिशन अगर सही नहीं है तब भी फ्लावर ड्रॉप होता है। फ्लावरिंग के बाद फ्लावर तो बहुत आ जाते हैं लेकिन सेटिंग नहीं हो पाता। उसके बाद जो है आपका फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट अगर क्वालिटी फ्रूट नहीं है तो उसको आप ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हार्वेस्टिंग के बाद। जैसा टमाटर है, टमाटर में ऊपर का जो छिलका रहता है उसका, और अंदर जो उसका क्या बोलते हैं आप उसको, पल्प जो रहता है, छिलका और पल्प में अगर सही समांतर रेशो नहीं है, अगर छिलका बहुत पतला है जल्दी फटेगा, अंदर का पल्प अगर ज़्यादा है, उसमें पानी ज़्यादा है, जल्दी सड़ेगा, छिलका ज़्यादा है, टेस्ट चेंज हो जाएगा। और अगर ये सब अगर मैनेज नहीं हुआ तो फिर जो है आपको मार्केट में रेट भी उसी वैसे ही मिलेगा। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़ यहाँ पर जो लिखाई गई है, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, टीपी करना है, टीपी कर देते हैं, उसके बाद 3 दिन तो जाते ही नहीं हम। उसमें से कितने मरे, कितने जिंदा है पता नहीं। 5वें दिन जाते हैं, अच्छा ठीक है इतने मरे क्या, दूसरा ला के लगा दो। लेकिन वो मरे क्यों? आप मान लो अगर 1000 सीडलिंग लेके आते हो, 1000 में से मान लो आपके 50 चले गए, 1000 का तो लॉट एक साथ लेके आपको कम कीमत में मिला। बाद में 50 लाने जाओगे तो आपको कहीं से मांगना पड़ता, किसी के पास है क्या उधारी दे दो, क्योंकि 50 लाना नर्सरी से आपको नहीं भूलता। और फिर वो जो पहले लगा के आपने जो टीपी किया था, दोबारा जो टीपी कर रहे हैं, दोनों में आता है डिफरेंस। लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन रहता है, चाहे खाद हो चाहे कीटनाशक हो, वो तो हम ये नहीं देखते ना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से देंगे।
उतना नहीं कर सकते। अगर ड्रिप लगा रहे तो सबको सेफ चलेगा, लेकिन ये जो डिफरेंस 2 पौधों में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। आपका हार्वेस्टिंग भी जो है एक समय नहीं हो पाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम है, अगर है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने इतने लिखा है। इसके अलावा और किसी को कोई दिक्कत अगर है तो उसमें ऐड कर देंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। है कोई प्रॉब्लम या यही सब है? नहीं है? हमारे साइड में बिल्ट का प्रॉब्लम होता है टमाटर का। गिल्ट का प्रॉब्लम तो हम इसमें कवर करेंगे। गिल्ट का प्रॉब्लम कवर करेंगे इसमें। और कोई? अभी हमारे साहब बता रहे थे कि वातावरण में जो चेंजेस होता है उसके कारण क्या क्या दिक्कतें होती हैं। चेंजेस क्या रहेगा? ओले गिरेंगे, टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा या बहुत कम हो जाएगा, हवा बहुत तेजी से चलेगा जिसमें पत्ते फट जाते हैं, बहुत बार पौधे भी गिर जाते हैं। सूखा है, बहुत ज़्यादा पानी है, सैलिनिटी है, बहुत सारी समस्या है। और इसका असर क्या होता है? अब देखिए, ये मिर्च के पौधे हैं, है ना? और ये सभी के सभी जो है डिसीजेस है या पेस्ट है, बराबर है? सभी डिसीजेस है, बराबर है? आप तो हमेशा देखते हो ना, ये कंडीशन आपके खेत में होती है ना? तो ये रोग है, सभी रोग है। और कौन? सभी रोग है या नहीं है? हाँ? है। और मैं कहता हूं इसमें से कोई रोग नहीं है। कितने लोग मेरे से सहमत है? पड़ता है किसी को? इसमें से कोई भी रोग नहीं है, कोई कीट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा इसमें से कुछ भी दिखा तो जाके दवा छिड़क देते। उसने क्या छिड़का था, मैं भी वही लाके छिड़क दूंगा। लेकिन वो क्यों हुआ है उसका डायग्नोसिस नहीं, उसका निदान नहीं हो पाता। और जब तक निदान नहीं होगा, बिना निदान के आप आंख बंद करके कुछ दवा दोगे तो पैसा वेस्ट जाएगा, प्रोडक्शन भी जाएगा। ये जो हुआ है या ये जो है या पाउडर है, ये सभी जो है, एक तो आपका अन्न द्रव्य का जो मैनेजमेंट है, जो संतुलन है, वो सही नहीं हो रहा। और दूसरा जो है वातावरण, अबायोटिक स्ट्रेस, ये दोनों के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं इसमें। टमाटर देखिए, ये भी वही है, इसमें भी कोई रोग नहीं है। बैंगन, यहां भी वही हो रहा है। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? कोई नहीं? अगर ऐसे ही करते रहेंगे, हम ज्ञान नहीं लेंगे, पूछेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तो निदान होगा नहीं, समाधान होगा नहीं। और हमारी कदर टाइट होगी। 10,000 का कीटनाशक डाल दिया मैंने, बहुत अच्छा आएगा ये, लेकिन क्यों डाला है, कितना डाला है, क्या जरूरत है, ये नहीं सोचते हैं। हम तो कॉलर टाइट करके बताते हैं, चौक पे खड़े रहते हैं। 10,000 का ले आया मैं आज, कल डाल दूंगा, होता है ना? हम सभी के घर में छोटे बच्चे होते, सुबह उठते से ही उसने अपना दातुन वातुन करने के बाद उसके आगे 1 गिलास दूध, 1 आध अंडा, बोर्नविटा,
कॉर्नफ्लेक्स सब चलते रहता है। क्यों? जरूरत है उसको, होती है जरूरत। वो तो मस्त हंसता खेलता रहता है, खाता है पीता है, कोई दिक्कत नहीं उसको, सुदृढ़ रहता है। लेकिन फिर भी उसने दूध पीना ही चाहिए, नहीं पिया तो मार। हाँ, अंडे खाना ही चाहिए उसने। कई बार तो नहीं, शाम को भी दूध पीना है सोते वक्त, अच्छा रहता है। फल खाना चाहिए, करते हैं ना, वो सही भी है। क्योंकि हमको ये चिंता रहती है कि भविष्य में इसको कोई बीमारी ना हो, ये सुदृढ़ बना रहे, इसकी ताकत बना रहे, इसकी एनर्जी बनी रहे, ताकि कोरोना में दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़े। कोरोना में जो दवाखाने में गया 10 लाख 25 लाख देके भी जहाँ हाथ नहीं लगी, लेकिन जिन लोगों ने जड़ी बूटी या काढ़ा पिया उनको 2 रुपए की भी दवा नहीं लगी, है ना। और अभी भी हम समझे नहीं, निसर्ग ने हमको इतनी अच्छी सीख दी, लेकिन अभी भी हम समझे नहीं। अगर यही सब अगर हम पौधों में करें, अपना पीक में करें, तो वहां पर भी वही होगा, रोग नहीं आएगा, या आया भी तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अभी तक जो कंडीशन बताया मैंने, उसके लिए वालेगर के पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, मेगाफॉल। किसी भी प्रकार का अजैविक तनाव, चाहे पानी के कारण हो, चाहे वातावरण के कारण, उष्णता के कारण हो, या ठंड के कारण, चाहे हवा के कारण हो, या ओले गिरे, कोई भी कारण से अगर अजैविक तनाव आ रहा है तो मेगाफॉल उसमें बहुत ही कारगर उपाय है। और मैं वही बोल रहा था कि अगर इसका आप वैक्सीन के जैसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पीक के प्रोटेक्शन की गारंटी हम देते हैं। हर 15 या 17 दिन में एक बार इसका अगर छिड़काव करेंगे तो वातावरण में कोई भी चेंजेस हो, कोई भी बदलाव हो, उसका परिणाम नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे कि यार कोई तनाव नहीं है, हेल्दी प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों दूं? अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर जो सामने आएगी जो कि आपको पता नहीं है, उस वक्त एक काम करेगा। आज जब डाल रहे हो, आज पौधा जो कंडीशन में है, चाहे वृद्धि की अवस्था में हो, चाहे फ्रूट डेवलपमेंट की अवस्था में हो, उस वक्त जो स्टेज रहेगी उसको बढ़ाने का काम करेगा। यानी नुकसान नहीं है, वेस्टेज नहीं है। तीसरा, इसको अगर किसी कीटनाशक के साथ या फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करते हो तो वो कीटनाशक की या फर्टिलाइजर की गुणवत्ता बढ़ाएगा, उसका परिणाम बढ़ाएगा। क्योंकि इसमें जो फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट है नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब छिड़काव करते हैं तो पत्ते पे करते हैं, लेकिन जो छिड़काव कर रहे हैं पत्ते पे, उसका पत्ते पे जरूरत होगा हर बार, जरूरी नहीं है। हो सकता है फूल में हो, फल में हो, स्टेम में हो, जड़ों में हो, लेकिन छिड़काव तो हमको पत्ते पे करना है। तो पत्ते से लेके, पत्ते में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ से पेनिट्रेशन होके, पत्ते से लेके अगर फल में उसका उपयोग है तो वहाँ तक उसको जाना पड़ेगा या जड़ों तक जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर अधिक तेजी से उसको ले जाने का काम जो है मेगाफॉल करेगा, और इसलिए आपको रिजल्ट, उसके परिणाम जो है बहुत ही बेहतर दिखेंगे। तो जो मैंने अभी स्टेजेस बताया, पहली जो आपकी अवस्था रहती है टीपी का, टीपी की अवस्था में आपको ट्रांसप्लांटिंग शॉक आता है, साथ ही साथ आपका वातावरण का भी तनाव रहता है। इस अवस्था में टीपी करने से पहले 2 दिन पहले अगर कर सकते हैं तो रेडिफॉर्म का ड्रेंचिंग करिएगा। ये जो रेडिफॉर्म है इसका ड्रेंचिंग करिएगा। उस वक्त अगर पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, तो टीपी करने से पहले आप उसको रूट टिपिंग कर सकते हैं।
कई बार हम लोग फंजीसाइड के साथ रूट टिपिंग करते हैं, आप उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। वहाँ पर भी अगर पॉसिबल नहीं है तो टीपी करने के बाद जब आप पहला पानी चलाते हैं उस वक्त वो पानी में ड्रिप में इसको मिला सकते हैं, आधा लीटर 1 एकड़ के लिए। उसके साथ अगर आप कोई फंजीसाइड या कुछ और चला रहे हो तो साथ में इसको भी चला सकते हैं, मिक्सिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए रेडिफॉर्म यूज करने के बाद बैंगन में कितना अच्छा फसल दिख रहा है, ये वृद्धि की अवस्था में है। इसका कारण एक और भी है, टीपी के बाद जब पौधे की ग्रोथ हो जाती है तो तकरीबन 5-6 दिन तो ऐसे ही रहेगा मुरझाया हुआ, वो खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसको टाइम लगता है उसको सेट करने में, क्योंकि उसके जड़ों को जो है डैमेज हो चुके हैं और उस कारण पहले वो जड़ों को मजबूत करेगा फिर खड़ा रहेगा। और उसमें जो है ये पूरी अवस्था में आपका नर्सरी से निकालने से लेके उसको सीधा खड़ा रहने तक तकरीबन 10 दिन चले जाते हैं। 10 दिन तक वो न्यूट्रिशन लेता नहीं, ना ही उसकी ग्रोथ होती, वृद्धि नहीं हो सकती। अगर आपका क्रॉप अगर 100 दिन 110 दिन का 120 दिन का है, उसमें से 10 दिन तो ऐसे ही चले गए, आपका उतना प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इसीलिए कई बार ये होता है ना, कोई कंपनी अगर हाइब्रिड लॉन्च करती है या वैरायटी देती है तो बोलती है कि इसका उत्पादन जो है 1 एकड़ में 10 क्विंटल आएगा, जो भी उनका अनुमान रहता है, जो स्टडीज रहता है उनका। हमको उतना कभी नहीं आता, किसान उतना ले ही नहीं सकता। हम जब बाइक खरीदने आते हैं मोटरसाइकिल, तो गाड़ी वाला बोलता है कि 60 किलोमीटर चलेगा 1 लीटर में, चलता है उतना, कहीं 50 चलेगा कहीं 40 चलेगा, क्योंकि वो जो 60 किलोमीटर का एवरेज है माइलेज, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड मतलब आपकी स्पीड कम नहीं होना, एक ही स्पीड में जाएगा, रोड पर कोई खड्डा नहीं रहेगा, चलाने वाला उसको बार बार क्लच यूज नहीं करेगा, ब्रेक नहीं लगाएगा, तब वो 60 मिलेगा। यहाँ पर भी वही होता है। ये 10 दिन जो जा रहे हैं आपके, ये 10 दिन जो कोमा में है, आईसीयू में आपका पौधा, उसकी ग्रोथ उतनी कम हो जाएगी। दूसरा जो स्टेज है, जब एक बार आपका सेट हो जाए पौधा, तो दूसरी जो स्टेज रहती है ये वृद्धि की अवस्था रहती है। इस अवस्था में मकसद ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीनरी बढ़े, टहनियाँ बढ़े। जितनी ज़्यादा टहनियाँ रहेंगी उतने ज़्यादा फल लगेंगे, उतने ज़्यादा फ्लावर होंगे। अगर किसी पौधे की हाइट अगर 3 फीट है या 4 फीट है और 4 फीट में अगर उसको 4 ही टहनियाँ लग रही है, तो ज़्यादा टहनियों की उसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो फिक्स है, चाहे बैंगन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्च हो, क्योंकि हर एक हाइब्रिड का हाइट जो है फिक्स है, वो जेनेटिक कैरेक्टर है उसका। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, वही 4 फीट में 4 टहनियों की जगह पे 5 या 6 टहनियाँ हम बना सकते हैं। अगर जो बीच वाला जो गैप रहता है ना, जो डिस्टेंस रहता है 2 टहनियों में, उसको अगर कम कर दिया जाए तो आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और उसके लिए काम करता है एमसी एक्स्ट्रा। एमसी एक्स्ट्रा क्या करेगा, ये अवस्था में खास करके 2 और हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, या कुछ लोग जानकार हैं उनको पता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं। ऑक्सिन का काम होता है खाली पत्ते बढ़ाने का, और साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने का। अगर ज़्यादा यूरिया दे रहे हो तो हरापन रहेगा, पत्ते बढ़ेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा यूरिया दोगे या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दोगे उतना ज़्यादा फ्लावरिंग डिले होगा।
जरूरत से अगर ज़्यादा देते हो तो फ्लावरिंग डिले हो जाएगा। इसलिए एमसीएच जो है पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ बनाने का काम करेगा, इंटरनोड डिस्टेंस जो है वो कम करेगा ताकि ज़्यादा टहनियाँ बने। और जब उसको लगता है प्लांट पे सिग्नल्स रहते हैं, उसमें हार्मोन्स रहते हैं, और जब लगता है कि नहीं अब इससे ज़्यादा मैं एनर्जी नहीं पैदा कर सकता, उस वक्त जो है वहाँ से फिर आपको फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपका फ्लावरिंग करेक्शन के लिए या वृद्धि के लिए आपको हेल्प करेगा। इसका जो डोज है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर, ये छिड़कने के लिए। साथ साथ आपका मेगाफॉल चलेगा, जो कि वातावरण में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मिट्टी के लिए कई बार क्या हो जाता है ना कि निमेटोड रहते हैं, खाद अगर हम सही नहीं डाल रहे, सिटी कंपोस्ट अगर ले रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां तो कंपोस्ट के साथ आती है। ज़्यादा फर्टिलाइजर या कीटनाशक यूज करने से मिट्टी जो है टॉक्सिक बन जाती है, उसमें पीएच बढ़ जाता है, या धूप काला है तो उसमें जड़ों को भी जो है हीट शॉक आता है। ऐसे सभी केसेस में आपको कैंडल रूट काम करेगा। कैंडल रूट सॉइल एप्लीकेशन के लिए 1 लीटर प्रति एकड़। कैंडल रूट के साथ साथ आप हायरो प्लस जी और हायरो प्लस एल ये दे सकते हो। ये क्या करेगा कि जमीन में जो फास्फोरस है, कई बार ऐसा होता है ना, माटी अगर परीक्षण कर रहे हैं, हम मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें बोला जाता है कि फलाना जो न्यूट्रिएंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब क्रॉप पे देखते हैं तो उसी न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी दिखता है। इसका मतलब यह है कि वो है मिट्टी में, लेकिन पौधा उसको ले नहीं पा रहा है, अपटेक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो फिक्स हो गया। साल्ट बढ़ने के कारण या पीएच बैलेंस नहीं होने के कारण वो उपलब्धता उसकी नहीं रहती है। और वहाँ पर जो है आपको हायरो प्लस एल या हायरो प्लस जी ये कारगर है। उस अवेलेबल फॉस्फेट को जो मिट्टी में बसा हुआ है उसकी उपलब्धता बढ़ाने में ये मददगार करेगा। अगर आप डीएपी यूज़ कर रहे हैं तो डीएपी बंद कर दो। पहले अगर आपको उसको अनुभव लेना है तो डीएपी का डोज 50% करो और 1 लीटर ये डालो, और फिर उसका परिणाम देखो। अगले साल आप खुद ब खुद डीएपी यूज़ करना बंद कर दोगे। क्योंकि डीएपी यूज़ करने से क्या है, मैं डीएपी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी इस मिट्टी में है, आप ऊपर से डालोगे फिर बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा है। तो इसलिए जो मिट्टी में है पहले हम उसको यूज़ करें, पहले उसका इस्तेमाल करें, उसको मोबिलाइज करके, उसको सोलोबलाइज करके, और फिर जो है और डालें ऊपर से। बाद में आ जाता है हमारा फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में क्या होता है, फ्लावरिंग के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो शायद बादल हो गए, बादल अगर है तो आपको 100% फ्लावर ड्रॉप होना है, फूल गिरना है। दूसरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है दूसरा? झुलसा रोग आना चालू हो जाता है, जैसे मौसम बादल छाया है या फिर इस टाइप का कुछ है, और कीट पतंग भी मतलब आना चालू होता है, मौसम चेंज होने वाला। मौसम का चेंज, कीट पतंग। और तीसरा क्या है, तीसरा अगर न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं है तो। अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि विल्टिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आपका टमाटर हो, चाहे मिर्च हो, चाहे बैंगन हो, रहता है। विल्टिंग का प्रॉब्लम
और पहले कुछ जो मैंने फोटो दिखाए थे आपको लगभग सेम दिखता है। हम लोग क्या करते हैं ना, विल्टिंग दिखा तो उसको रोग समझ के उसको छिड़काव कर देते हैं, लेकिन विल्टिंग के अन्य कारण भी हो सकते हैं। मान लो अगर बारिश नहीं है या पानी नहीं दिया, पत्ता सिकुड़ने लगता है, उससे विल्टिंग होता है। बारिश ज़्यादा हो, मॉइस्चर लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं, फिर पौधा ना तो अपटेक कर पाता ना कुछ छोड़ पाता। और इस केस में बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग भी जब पानी देते हैं तो उसमें कुछ हम गिन के तो नहीं देते, हमारा एक ही रहता है 1 घंटा मोटर चलनी है। पानी कितना देना है वो नहीं रहता, कितना लीटर पानी जाना चाहिए 1 एकड़ में पीक की अवस्था के अनुसार, वो हम नहीं करते। हमारा एक ही रहता है, कोई भी स्टेज हो 1 घंटा चलना है या 1.5 घंटा चलना है, वो चलेगा ही। लेकिन अगर ऐसे करने से अगर मॉइस्चर लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो जड़ें बंद हो जाएंगी। अगर मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया तभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2 दिन लैट्रिन नहीं गया तो क्या होगा, तीसरे दिन हॉस्पिटल में दिखूंगा मैं, होता है ना। पौधों का भी ऐसे ही है, जैसे हमारे शरीर में वेस्ट पैदा होता है हर दिन और उसको निकालते हैं हम सुबह, वैसे ही पौधों में वेस्ट पैदा होता है और पौधा उसको निकालता है जड़ों के माध्यम से। जहाँ से अपटेक करेगा वहीं से निकालेगा भी। और अगर ये जड़ें अगर बंद हो गई, काम नहीं कर रही है, तो वो जो वेस्ट है उसका पॉइजन बनेगा अंदर ही अंदर और फिर विल्टिंग आएगा। विल्टिंग का एक और कारण भी है, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, अरे विल्टिंग होता क्यों है? चाहे पत्ता हो, फूल हो या फल हो, इनका जो शेप बरकरार रहता है ना, जो साइज बरकरार रहता है, इसमें अहम भूमिका जो है वो पानी की होती है। उसमें जो सेल होते हैं छोटे छोटे, वो सेल पानी के माध्यम से ही जुड़े हुए रहते हैं, शेप में रहते हैं, साइज में रहते हैं। अगर पानी नहीं दिया तो सेल में का जो अंदर वाला जो पानी है वो उड़ जाएगा बाष्पीभवन से, और फिर उसका जो एरिया है लीफ का या पत्ते का जो एरिया है वो सिकुड़ जाएगा, उससे विल्टिंग होगी। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो जो पानी है पत्ते में वो जम जाएगा, फिर से जो है पत्ते का साइज शेप चेंज हो जाएगा, फिर से विल्टिंग होगी। तो जब भी विल्टिंग होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि विल्टिंग खाली अजैविक तनाव से होता है या वातावरण के बदलाव से होता है, लेकिन जब भी विल्टिंग दिखता है, आप थोड़ा सा पिछले 1 हफ्ते का अंदाज करिएगा कि वातावरण कैसे था, टेम्परेचर कैसे था, पानी कितना दिया, हीट बढ़ी तो नहीं। इसका अगर थोड़ा सा आप अनुमान लगाएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त जो है फिर आप सही उसका इलाज कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, बुखार आया मुझे, लेकिन बुखार क्यों आया मुझे पता नहीं। बुखार आया तो मैंने क्रोसिन लिया, कैल्पोल लिया, ले लिया, लेकिन बुखार मुझे अगर इन्फेक्शन के कारण आया और अगर मैं एंटीबायोटिक नहीं लेता हूँ तो कैल्पोल लेने के बाद 2 दिन ठीक रहूँगा, तीसरे दिन फिर बुखार चढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है उसका निदान क्यों हुआ है, और ये अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे इस पर तो और भी उपज बढ़ेगी, खर्चा कम होगा। अब फ्लावरिंग का वक्त क्या होता है, बादल है तो झड़ना है, न्यूट्रिशन सही नहीं है तो झड़ना है, डिसीज है तो झड़ना है। और एक जो है पौधा सब कुछ सही रहने के बाद भी जो है फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। वो इसलिए कि पहले जो बताया मैंने एमसी एक्स्ट्रा का रोल, जो वृद्धि बहुत अच्छी करता है, मैक्सिमम करता है, तो पौधा क्या करता है, उसके पास जितनी ताकत है, जितने फल बनाने की ताकत है उतने फूल रखेगा, बाकी गिरा देगा। उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है, वो इतना लालची नहीं है हमारे जैसा, हमारी ताकत नहीं है लेकिन फिर भी हम लगाते रहते हैं, वो नहीं करता है पौधा। तो उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फल सेटिंग हो, और ताकत बढ़ाने के लिए फ्लावरिंग से पहले एमसी एक्स्ट्रा। फिर आपका आता है कि वातावरण में अगर चेंजेस हो रहे हैं या न्यूट्रिशन सही नहीं है तो उस वक्त फ्लावर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, फूल नहीं गिरना चाहिए।
उसके लिए जो है वालाग्रो के पास एमसी सेट नाम का एक प्रोडक्ट है। ये वाला, ये आपको यूनिफॉर्म फ्लावरिंग देगा। यूनिफॉर्म फ्लावरिंग मतलब पूरे खेत में आपके, चाहे 2 एकड़ का प्लॉट हो चाहे 3 एकड़ का प्लॉट हो, आपको एक समान फ्लावरिंग रहेगा। अगर फ्लावरिंग एक समान नहीं रहा तो क्या होगा? मान लो 1 एकड़ का एरिया है और अगर फ्लावरिंग चल रहा है 10 दिन तक, तो आपको हार्वेस्टिंग तुड़ाई भी 10 दिन चलानी पड़ेगी, है ना। उसको रोकने के लिए अगर आपको एक समान फ्लावरिंग चाहिए, 1 या 2 दिन में पूरा आपका 1 एकड़ फ्लावरिंग होना चाहिए, उसके लिए आप एमसी सेट यूज करो, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग देगा। दूसरा, इसके साथ साथ आपको बोरान और कैल्शियम देना जरूरी है। जो फ्लावर ड्रॉपिंग होता है उसका एक रीजन ये भी है कि बोरान की मात्रा अगर सही नहीं है और कैल्शियम की मात्रा सही नहीं है, बोरान और कैल्शियम की, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं हम, एंथर बस्ट होने के बाद जो मेल पार्ट है वो फीमेल तक जाता है, वो एक ट्यूब के थ्रू जाता है। वो ट्यूब को जर्मिनेट करने का काम बोरान करता है। और जो पोलन है, पोलन ग्रेन या एंथर्स मेल पार्ट है, उसका एक्टिविटी बरकरार रखने का काम जो है कैल्शियम करता है। क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक उसका वायबिलिटी रहता है। 10 मिनट के बाद वो मर जाएगा अगर 10 मिनट तक वो पहुंचा नहीं वहां तक, तो या 10 मिनट तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसके लिए आपको एमसी सेट के साथ कैल्बिट सी, बोरोप्लस एग्री, ये दोनों देना जरूरी है। पहला एप्लीकेशन। दूसरे एप्लीकेशन में 7 दिन के बाद आपका एमसी सेट का और एक एप्लीकेशन होगा। पहले जो बताया मैंने उनका रिपीट एप्लीकेशन नहीं होगा, चाहे एमसी एक्स्ट्रा हो चाहे रेडिफार्म हो, वो स्टेज स्पेसिफिक है। वैसे ही यहाँ पर एमसी सेट फ्लावरिंग, कहीं अगर आपको एक आध फूल दिख रहा हो पूरा क्रॉप में, वो आइडियल स्टेज है। या अगर आपको अंदाजा है कि 2 दिन बाद फ्लावरिंग शुरू हो सकती है, उस वक्त दूसरा एप्लीकेशन उसके 7 दिन बाद, तो आपका सेटिंग के लिए मदद करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फल धारणा के लिए वो हेल्प करेगा। ऐसे 2 एप्लीकेशन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव के लिए। ये तो हो गया हमारा छिड़काव के लिए फ्लावरिंग के टाइम में। मिट्टी के लिए एक्टिवेव। अब एक्टिवेव का जरूरत क्या है? जब हम रोपाई करते हैं, टिप्पी करते हैं, तो हम लोग जड़ें बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रेडिफार्म अगर दे रहे हो तो जड़ें बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे हम दिन ब दिन बुढ़े हो जाते हैं तो जो डाइजेशन की कैपेसिटी 20 साल के लड़के की है वो 50 साल के आदमी की नहीं रहेगी, वो कम होती जाती है। ज़्यादा खा नहीं सकता, ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाउन होते रहते हैं। वैसे ही जड़ों का है, धीरे धीरे जड़ें जो है कमज़ोर होती रहती है। और ये क्यों कमज़ोर होती है? क्योंकि हमारे मिट्टी में आवश्यक तत्वों के साथ साथ कई सारे अनावश्यक तत्व भी है, टॉक्सिक है, पॉइजन है, हेवी मेटल्स है, और वो भी जो है न्यूट्रिशन के साथ साथ जो है फिर जड़ों में चले जाते हैं। और जड़ों में यहाँ पर जो है एक पंप रहता है जो कि फिल्टर करता है ये क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन ये फिल्टर जो है चोकअप हो जाता है फिर, और इसको क्लीन करने के लिए एक्टिवेव में कैटरिन नाम का एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो कि वो पंप को क्लीन करेगा, क्लियर करेगा, और फिर से जो उसका न्यूट्रिशन अपटेक है शुरू से चालू होगा। इसके साथ साथ वीवा का रोल यह है, आप लोग मिट्टी का परीक्षण करते हो, सॉइल एनालिसिस करते हो कभी लैब में जाकर? नहीं करते।
ऑर्गेनिक कार्बन, जिसको कि सेंद्रीय गर्भ बोलते हैं मिट्टी का, आज से करीबन 20 साल पहले एवरेज, इंडिया का एवरेज वो था 6%। आज हो गया है वो 0.5। कितना कम हुआ है? 100% कम हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? एक तो गोबर खाद नहीं है। गोबर खाद डालने से क्या होगा? गोबर खाद डालने से आपके मिट्टी में जो आवश्यक जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, उसकी वृद्धि होती रहेगी। क्योंकि हम जो भी देंगे उस पर जीवाणु की प्रक्रिया होनी है पहले, और तभी जो है उसको जड़ें ले सकती है, अदरवाइज नहीं लेती। आप अगर कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हो तो पौधा कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लेता। वो कैल्शियम और नाइट्रेट दोनों को अलग होना पड़ेगा, तब जाके वो जो कैल्शियम का अपटेक होगा, नाइट्रेट का अपटेक सेपरेट होगा। ये सेपरेशन का काम जो है बैक्टीरिया का है, जो यूजफुल जीवाणु जो रहते हैं, आवश्यक जीवाणु। अगर ये नहीं है तो आपका पीएच भी बैलेंस नहीं होगा, साल्टी बन जाएगी, क्षार बढ़ेगा, और ये सब हो रहा है आज गोबर खाद ना होने की वजह से। और उसके लिए कारगर इलाज है विवा। ये आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा, मिट्टी में हवा खेलती रहेगी, क्योंकि जड़ों को जो है ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए, नहीं तो श्वास नहीं ले सकेंगे, उसका अपटेक नहीं बनेगा। पीएच मेंटेन करने के लिए, आपका ईसी का कम करने के लिए, सब केस में जो है आपको विवा काम करता है। और जैसा मैंने मेगाफॉल के लिए बोला कि आप हर 15 दिन में उसका छिड़काव करिए, वैसे ही विवा का इस्तेमाल अगर आप हर महीने करते रहे, पहला जो है आप रेडिकॉप के साथ विवा डाल दिए, दूसरा जो है आपका कैंडारूट के साथ विवा डाल दिए, तीसरा जो है एक्टिवेव के साथ विवा डाल दिए, तो ये क्या करेगा ना, ये मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाएगा जो आज नष्ट हो रहे हैं। इसमें कुछ खाद भी है जिसके कारण जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, जो यूजफुल बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ेगी, और आपका क्रॉप का हेल्थ, अगर पोषक तत्व अगर ज़्यादा मिलेंगे तो ग्रोथ, वृद्धि अपने आप होगी। फिर जो आता है आपका फल बन गया, सेटिंग हो गया। अभी हमारी चिंता है उसका क्वालिटी और साइज। बहुत ज़्यादा अगर फल लग गया लेकिन साइज नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं। फल लग गए लेकिन मिर्च अगर सीधी नहीं है, टेढ़ी हो रही है, मार्केट में रेट नहीं है। टमाटर बन रहा है लेकिन फट रहा है, रेट नहीं मिलेगा। बैंगन का सेटिंग हो रहा है लेकिन उसका शेप नहीं बन रहा है, रेट नहीं मिलेगा। इन सभी मामलों के लिए बेनिफिट पीरियड है। कई बार जो है ना, किसान लोग इसके वक्त, फ्रूट डेवलपमेंट के वक्त जो है ना, हार्मोन्स यूज करते हैं। GA3 हो गया, CPP हो गया, ऐसे कई केमिकल्स यूज करते हैं। लेकिन ये केमिकल्स क्या काम करते हैं? ये सिंथेटिक रहते हैं, जो लैब में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में। और ये काम करते हैं आपको दारू के जैसे। दारू कैसे काम करती है? अगर शाम को पी लो एक बोतल, 2-3 लोगों को तो आदमी गिनता नहीं है, है ना? फाइटिंग बहुत जल्द होती है, बहुत एनर्जी आती है, और सडन आती है वो एकदम अचानक। दूसरे दिन क्या हो जाता है? दूसरे दिन सुबह उठते से कहीं अकड़न हो रही है, पीठ दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है, बदन अकड़ गया है, क्योंकि वो एक केमिकल है और वो आपके बॉडी का एनर्जी पूरा ऐसा खींच लेता है। बॉडी में जो एनर्जी है उसका काम क्या है? वो रिलीज तो होगा, सप्लाई होगा एनर्जी काम के लिए, लेकिन धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एनर्जी एक साथ निकाल लो तो बाद में एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी तो लगना है ना। वही सेम चीज जो है पौधों में होता है। जब आप GA3 देते हो तो वो भी वैसे ही करता है, आपका साइज बना देगा लेकिन अंदर खोखला रहेगा, पानी भरेगा।
और वहाँ क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए बेनिफिट पीरियड है। यहाँ देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं, बेनिफिट यूज़ किया हुआ मिर्च का प्लॉट है। यहाँ उसका साइज देखिए और जहाँ यूज़ नहीं किया वहाँ पर साइज देखिए। दूसरा वेट, नंबर सेम है लेकिन अगर वजन में देखोगे तो तकरीबन 50 से 60% की तफावत है। यहाँ पर आपको 102 ग्राम उसका मिल रहा है वेट, या खाली 60 ग्राम मिल रहा है। तो ये डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे उसका शेप नहीं बन रहा सही से, साइज भी नहीं बन रहा है, और यहाँ जो है आपको यूनिफॉर्म उसका साइज बनेगा। क्योंकि बेनिफिट पीरियड जो है सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पेशीज रहेंगे, जितना ज़्यादा पेशी रहेगा वैसे उसका साइज बढ़ेगा। और लास्ट में मेगाफॉल आपको देना है हार्वेस्टिंग से पहले, ताकि हार्वेस्टिंग के टाइम अगर कुछ वातावरण में चेंजेस हो रहा है तो उससे अपने को प्रोटेक्शन मिले। ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जैसा टोमेटो में है, टीपी के बाद तुरंत डैम्पिंग ऑफ आता है। डैम्पिंग ऑफ उसमें जो फंगस है, राइजोटोनिया स्पीसीज रहता है, लेकिन पहले फंगल अटैक नहीं होता। फंगल अटैक क्यों होता है ये कभी सोचा है क्या आपने? अगर टीपी के वक्त अगर आप वो सीडलिंग को बहुत जोर से पकड़े नीचे में तो वहाँ से दब जाता है, क्योंकि बहुत कोमल रहता है, और अगर दब गया तो वहाँ इन्फेक्शन होगा, और इसलिए फिर जो है आपको ये डैम्पिंग अप ऐसे होता है। और इसीलिए अगर आप पहले रेडिफॉर्म देते हो तो ये चक्कर नहीं होगा। अगर हो गया है तो इससे दुरुस्त करने के लिए फिर जो है आपको कैंडल रूट और वीवा दोनों कॉम्बिनेशन देना है। दूसरा प्रॉब्लम आपका रहता है शॉक। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि शॉक के टाइम क्या करना है। ट्रांसप्लांटिंग शॉक के लिए आपका रेडिफॉर्म प्लस वीवा मिट्टी से ड्रिप में, और छिड़काव के लिए मेगाफॉल और ब्रेक्सिल। यह फास्फोरस डेफिशिएंसी अभी जो मैंने पहले बताया आपको, आयरो प्लस जी या एल, उसके लिए फास्फोरस डेफिशिएंसी के लिए जहाँ भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो ये बायो फर्टिलाइजर है। ये आप ही के छत्तीसगढ़ के कुछ फोटोज हैं। रेडिफॉर्म यूज करने के बाद जो ग्रोथ हो रही है, ये खाली 10 दिन में मात्र इतना डिफरेंस है। मैं जो आपको बता रहा था एमसी एक्स्ट्रा का, यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 टहनियों में जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो गैप है, और यहाँ पर देखिए, तो ये अगर गैप हम कम करते हैं तो टहनियाँ बढ़ जाएगी, ब्रांचेस बढ़ेंगे, तो आपका सेटिंग बढ़ेगा, फ्लावरिंग बढ़ेगा। थैंक यू। किसी को कुछ अगर क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है या कुछ समझ